नहीं आते। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी नेटवर्क डिवाइसेस की। मीडिया को डिस्कस करने से पहले नेटवर्क डिवाइसेस में जो तो एंड डिवाइसेस हैं वो तो आप उनसे ऑलरेडी फेमिलियर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर क्या होता है या स्मार्टफोन क्या होता है, ऐसे ही। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं शायद आपने इनके बारे में पहले इतना ज्यादा ना पढ़ा हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हब की। तो हब देखें, हब को हम कहेंगे कि ये एक ऐसा बॉक्स है जिसकी जरूरत हमें नेटवर्क बनाते वक्त सबसे पहले पेश आई। वो इस तरह पेश आई कि लेट्स सपोज के एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस है, जिसमें यहाँ पे एक दो कंप्यूटर्स पड़े हैं, एक दो कंप्यूटर फर्स्ट फ्लोर पे हैं और एक दो। अब लेट्स से कि आप डाटा शेयर करना चाहते हैं, सो क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास? हमारे पास यही पॉसिबिलिटी थी। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो 10 ईयर 20 ईयर, तो आप फ्लॉपी डिस्क में डाटा कॉपी करके लेके जाते थे, या आप क्या करते थे कि पूरी हार्ड डिस्क को डी अटैच करते थे और जाके जिस कंप्यूटर में कॉपी करना था उसके साथ अटैच करते थे और उसमें कॉपी करते थे, ऐसा ही था। उसके बाद फिर फ्लॉपी डिस्क का दौर आया और फिर उसके बाद सीडीज का दौर आया, डीवीडीज का दौर आया और फिर जो है वो यूएसबीज जो हैं वो आ गई, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ नेटवर्क भी जो था वो उसी वक्त से आपके पास अवेलेबल हो गया। 19 अगर आप 80s में ही चले जाएं तो अब देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसी जगह पे बैठ के विदाउट एनी रिमोट डिवाइस, ठीक है, विदाउट एनी पेरिफेरल डिवाइस आप जो है डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो फिर क्या ऑप्शन होगी? फिर यही ऑप्शन होगी कि अगर तो दो कंप्यूटर हैं तो हम जैसे कल लास्ट लैब में दिखाया गया था आपको कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को वायर लगा दें। लेकिन इन केस अगर 3 4 5 या 10 कंप्यूटर हैं एक कंपनी के अंदर, तो अब वो क्या करें? तो फिर सबसे पहली जो डिवाइस बनाई गई वो हब थी, ठीक है। तो हब के अंदर सिंपल पोर्ट्स होती थी और उस पोर्ट्स की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। मतलब एक हब जो है वो 2 पोर्ट्स पे मुश्तमिल हो सकती है, वो 4 पोर्ट्स पे मुश्तमिल हो सकती है, वो 8 पोर्ट्स पे मुश्तमिल हो सकती है, वो 12 16 24 48 पोर्ट्स पे मुश्तमिल हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपको कितनी पोर्ट्स वाली हब चाहिए, ठीक है। और उसका कोई इसमें कोई मतलब कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। सिंपल ये था कि आपने क्या करना होता था कि अपने कंप्यूटर से एक वायर लेते थे आप, और जिस तरह ये स्विच में लगाई हुई है इसी तरह आप हब में लगा देते थे। और ये यहाँ पे आप देखें तो हब देखने में आपको बिल्कुल स्विच की तरह लग रहा है। आप इसको देख के नहीं बता सकते कि ये स्विच है या हब है, अनटिल अनलेस के आप इसके ऊपर दिए गए स्पेक्स को पढ़ ना लें, ठीक है। तो बेसिकली हब जो होता है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर आपके सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। दूसरा, इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स हो सकती हैं। अब ये हम ये बात करते हैं कि बेसिकली इसका नेटवर्क के अंदर रोल क्या था। तो ये याद रखिएगा कि हब जो है ये लेयर 1 की डिवाइस है, और लेयर 1 में आपने ओएसआई लेयर में देखा था कि लेयर 1 होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर को किसी किस्म के एड्रेसेस के बारे में इल्म नहीं होता, क्योंकि याद करें मैक एड्रेसेस डाटा लिंक लेयर पे थे, टीसीपी आईपी को नहीं, अभी उसको साइड पे करते हैं। ओएसआई मॉडल जो आपने पढ़ा है, फिजिकल लेयर पे क्या था? सिग्नल्स थे, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स थे ओनली, ऐसा ही था ना। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स थे और वो कन्वर्ट हो रहे थे 0 1 में, या जब वो ट्रांसमिट होने थे तो 0 1 से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में ट्रांसमिट हो रहे थे, ऐसा ही हो रहा था। और लेयर 2 पे जाके फिर मैक एड्रेसेस आते थे डाटा लिंक लेयर में, और लेयर 3 पे जाके आईपी एड्रेसेस आते थे, और लेयर 4 पे जाके फिर वो पोर्ट एड्रेसेस आते थे, ऐसा ही है। और एप्लीकेशंस जो थी वो दर हकीकत आपकी ऊपर वाली लेयर्स में जो है वो कैटर कर फॉल करती थी। तो इसका मतलब है अगर हब जो है वो लेयर 1 की डिवाइस है,
तो इट मीन्स ये किसी भी एड्रेस को समझ नहीं सकती। तो इसका काम फिर ये है कि जो डाटा आ रहा है उसको एज इट इज पास ऑन कर देना, क्योंकि जब ये उसको समझ ही नहीं सकती तो फिर ये उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि इसके पास जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होती होगी और इसको वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स मिलते होंगे ये उन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को आगे ब्रॉडकास्ट कर देती होगी। दैट्स इट, इसका यही काम था। ठीक है, तो अब इसमें कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि फॉर एग्जांपल आपका ये हब है और इसमें 4 पोर्ट्स हैं। ठीक है, होता ये था कि अगर आप इसके साथ 4 डिवाइसेस 4 कंप्यूटर्स अटैच करेंगे तो फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 1 पे जो कंप्यूटर है वो पोर्ट नंबर 3 वाले कंप्यूटर को डाटा भेजना चाहता है। तो जब पोर्ट नंबर 1 वाला कंप्यूटर डाटा भेजेगा तो पहली चीज तो ये है कि आप जरा सोचें कि पिछला लेक्चर हमारा आर्प प्रोटोकॉल के ऊपर था, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, कि अगर कंप्यूटर 1 ने 3 को डाटा भेजना होता था तो याद करें उसको आईपी तो मालूम होना चाहिए था लेकिन उसको मैक नहीं मालूम होता था। उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो जाता था? आर्प। और आर्प तो वैसे ही ब्रॉडकास्ट करता है, ख्वाह वो स्विच हो या वो हब हो। ठीक है जी, आर्प जो रिक्वेस्ट है वो ब्रॉडकास्ट ही होती है। हाँ, जो जवाब आता है वो क्या होता है? वो क्या होता है जी? वो सिर्फ यूनिकास्ट होता है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा बात टेढ़ी है। यहाँ पे मसला ये है कि चलो आर्प के जरिए इस कंप्यूटर को मैक मिल गया जिसको डाटा भेजना है, लेकिन जब ये डाटा भेजता था ना, स्विच पता क्या करता है? जब जो भी कम्युनिकेशन स्विच के थ्रू हो रही होती है ना, इस स्विच के थ्रू, ये उसको नोट करता जाता है कि मेरी फलां पोर्ट के साथ जो कंप्यूटर अटैच है उसका मैक एड्रेस ये है। एक अपने अंदर टेबल बिल्ट अप करता जाता है कि मेरी फलां पोर्ट के साथ जो कंप्यूटर अटैच है, जो सीसीटीवी कैमरा अटैच है, जो आईपी फोन अटैच है, जो प्रिंटर अटैच है, उसका मैक एड्रेस ये है। और उसके बाद अगर कोई उसके पास कोई फ्रेम या डाटा आता है जो उस खास मैक एड्रेस तक पहुंचना होता है तो मैक एड्रेस सबको वो फिर डाटा स्विच जो होता है वो सबको वो फिर ब्रॉडकास्ट नहीं करता। स्विच अपने उस टेबल की मदद से सिर्फ जिस डेस्टिनेशन तक डाटा पहुंचाना होता है वहां पे पहुंचा के आता है। लेकिन हब का प्रॉब्लम यह है कि चूंकि ये मैक एड्रेस को समझ ही नहीं सकता, इसलिए ख्वाह इसके पास आर्प की रिक्वेस्ट आएगी या ख्वाह आम डाटा आएगा तो ये उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। इसलिए जब भी डाटा आएगा तो जिस सेंडिंग पोर्ट से आएगा उसको छोड़ के बाकी जितनी पोर्ट्स हैं सब के ऊपर ये क्या कर देता है? ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो अगर तो ये बात 4 कंप्यूटर तक है तो तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप एज्यूम करें कि ये स्विच जो है ये 24 पोर्ट्स का है तो डाटा तो अब एक कंप्यूटर ने सेंड करना है, 1 ने करना है 3 को, तो बाकी जो 22 पोर्ट्स हैं वो तो उस वक्त जो है वो, याद करें पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कि जिस वक्त कैरियर के ऊपर कोई सिग्नल होगा तो और कोई डिवाइस सेंड नहीं कर सकती वरना कोलिजन हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर 2 कंप्यूटर कम्युनिकेशन कर रहे हैं हब के अंदर, कंप्यूटर नहीं 2 डिवाइसेस, वो कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई कैमरा हो सकता है, आईपी फोन हो सकता है, कुछ भी, तो उस वक्त कोई और डिवाइस कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ा बैकड्रॉप था कि और अगर आपका कंप्यूटर 48 पोर्ट, आपका स्विच, आपका हब 48 पोर्ट पे मुश्तमिल है तो 2 डिवाइसेस सिर्फ सेंड कर रही हैं और 46 पोर्ट्स जो हैं उनके साथ जो डिवाइसेस लगी हुई हैं उनको उस वक्त क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। और सिर्फ बात वेट की नहीं है, बात यह भी है कि जब 1 नंबर कंप्यूटर 3 नंबर कंप्यूटर को डाटा सेंड कर रहा है तो वो डाटा सिर्फ 3 नंबर को नहीं जा रहा, बाकी जो उसके अलावा 46 पोर्ट्स हैं उन सबको भी जा रहा है।
और वो सारी डिवाइसेस उस डाटा को रिसीव कर रही हैं, और रिसीव करने के बाद उसके फ्रेम को ओपन करके देखती हैं कि ये इसके अंदर एड्रेस क्या है। अगर तो उनका अपना एड्रेस होता है तो ठीक है, तो वो तो होगा नहीं, वो तो 3 नंबर कंप्यूटर का होगा, तो वो सब उसको देख के क्या करेंगी, डिस्कार्ड कर देंगी। और जो 3 नंबर कंप्यूटर होगा वो सिर्फ उसको जब एड्रेस को देखेगा तो वो देखेगा ये तो मेरा एड्रेस है, और वो उस डाटा को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। ठीक है जी। तो ये हब का नुकसान है कि एक तो इसमें ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स आते हैं। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बड़ा होता जाता है उतने ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स बढ़ते जाते हैं, आपका नेटवर्क उतना स्लो होता जाता है। ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें एट अ टाइम सिर्फ 2 डिवाइसेस जब कम्युनिकेशन कर रही हैं तो बाकी डिवाइसेस कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। तो इसलिए यहां पे हम एक टर्म यूज करते हैं, कोलिजन डोमेन। तो हब जो होती है इसकी कोलिजन डोमेन होती है 1। कोलिजन डोमेन 1 का मतलब है कि एट अ टाइम अगर इसके अंदर डिवाइसेस कम्युनिकेशन कर रही हैं, अगर कोई और कम्युनिकेशन करने की जरूरत कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगी, कोलिजन हो जाएगी। और मजे की बात यह कि आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर एक हब लगी हुई है जिसमें लेट्स से के 24 पोर्ट्स, आपके पास कंप्यूटर हैं जी 40, आप 40 कंप्यूटर्स को आपने हब से अटैच करना है। सो इज इट पॉसिबल टू अटैच देम विद 24 पोर्ट हब? पॉसिबल है जी? नहीं है ना जी, क्योंकि उसमें 24 पोर्ट्स हैं। हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? एक और हब ले लें। स्विच की तो अभी बात नहीं करते ना, अभी हम पुराने दौर में जब स्विच इजाद ही नहीं हुआ था। या आप एक बड़ी हब ले लें, या लेट्स से कि हमारे पास अब एक हब है ना 24 पोर्ट वाली, तो अब हम उसको जाया तो नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेटली हमने उसको परचेज किया है। ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारे घर में भी कोई चीज हो तो हमें कोई ज्यादा स्पेस की चाहिए तो हम पिछली चीज को जाया तो नहीं कर देते ना। तो हम एक और हब ले लेंगे। अब मुझे ये बताएं कि अगर एक हब पे आपने लेट्स से के 22 या 23 कंप्यूटर लगा दिए, और दूसरी हब से आपने उसको कैसे अटैच करना है, एक केबल लेनी है और दूसरे हब में लगा देनी है, ऐसा ही करेंगे ना। अब मुझे ये बताएं, और आपने जो बाकी 15 या 16 कंप्यूटर थे उनको उस हब में लगा दिया, ओके जी। अब मुझे ये बताएं कि अगर एक कंप्यूटर पहले वाली हब में 1 नंबर कंप्यूटर 5 नंबर पोर्ट वाले कंप्यूटर को डाटा भेजना चाहता है, तो क्या ये ब्रॉडकास्ट दूसरी हब के पास जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। क्यों? एग्जैक्टली exactly. क्योंकि हब को एड्रेसेस की समझ ही नहीं आती। और सिंपल प्रिंसिपल है कि जिस पोर्ट से डाटा ओरिजिनेट हुआ है, जो सोर्स पोर्ट है उसको छोड़ के बाकी सब पे क्या कर देना है, ब्रॉडकास्ट कर देना है। अब डेफिनेटली कि जो हब की जो पोर्ट आपने दूसरी हब से अटैच की है उसमें भी तो ब्रॉडकास्ट होके निकलेगा, और वो अगली हब की जितनी पोर्ट्स हैं उन सब पे भी ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो अगर सोचो कि अगर आपके नेटवर्क में 400 डिवाइसेस हैं, तो लेट से कि आपने 48 पोर्ट्स के 10 हब्स लगाई हुई हैं, तो लेकिन उनमें एट अ टाइम कम्युनिकेशन सिर्फ 2 डिवाइसेस की हो सकती है, और जब एक डिवाइस दूसरी को सेंड करेगी तो ब्रॉडकास्ट सबके पास जाएगी। इसका मतलब है कि उतनी आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी जितनी आपकी ब्रॉडकास्ट बार बार डिवाइसेस को डिस्टर्ब करती रहेगी, आपके नेटवर्क को स्लो करती रहेगी। तो दैट वाज द रीजन कि आपको फिर एक नई डिवाइस की जरूरत पड़ गई जिसमें आप नेटवर्क को एफिशिएंटली जो है इस प्रॉब्लम को जो है वो कैटर कर सके। तो ये देखें, ये वो कहता है कि व्हेन अ पैकेट अराइव एट वन पोर्ट इट इज कॉपीड टू द अदर पोर्ट। सिंपली जब वो एक पोर्ट पे आता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, रीजेनरेट कर दिया जाता है तमाम पोर्ट्स के ऊपर। सो अल्टीमेटली ना बेसिक, ये देखें ये तब की बात है जब नेटवर्क डिवाइस ये सबसे पहली डिवाइस है हब। तो इसके बाद फिर जो है वो किसी ऐसी डिवाइस की जरूरत पड़ी कि जो एड्रेसेस को समझ सके।
और उसमें आपको पता है कि आपके फिजिकल लेयर से जो ऊपर एड्रेसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं जी मैक एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेसेस। परेशानी है आपके चेहरों पे। लास्ट लेक्चर में भाई पढ़ा था ना मैक एड्रेसेस के बारे में, आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस के बारे में पढ़ा था ना जी। सबसे पहले कौन से एड्रेस होते हैं? नीचे वाली लेयर से जरा ऊपर जाएं, सबसे पहले कौन सा एड्रेस आता है? टॉप टू बॉटम ना है, बॉटम टू टॉप की बात कर, मैक एड्रेस होता है ना जी। तो अभी हमें ऐसी डिवाइस की जरूरत थी जो मैक एड्रेसेस को अंडरस्टैंड कर सके। उसके लिए एक डिवाइस बनाई गई जिसको कहा गया ब्रिज। ब्रिज नॉर्मली की इसकी फंक्शनैलिटी सेम एज अ स्विच थी, लेकिन इसका डिफरेंस ये था कि ये बेसिकली, अच्छा ये उस वक्त इसलिए बनाई गई थी कि वो जो हब का प्रॉब्लम था ना कि तमाम सेगमेंट्स की ब्रॉडकास्ट तमाम सेगमेंट्स में, एक सेगमेंट की ब्रॉडकास्ट तमाम सेगमेंट्स में पहुंचा देती थी। तो नेटवर्क को पार्टीशन करने के लिए, ब्रॉडकास्ट को अलग अलग करने के लिए ब्रिज को बनाया गया। और ब्रिज की नॉर्मली 2 या 3 पोर्ट्स होती थी बस, और इसके अंदर एक मैक टेबल होता था जिसकी बुनियाद पे ये क्या कर सकता था। अच्छा, इसमें क्या होता था ब्रिज के अंदर कि जितनी पोर्ट्स होंगी उतनी कोलिजन डोमेन्स होंगी। कि इसका मतलब ये है कि अगर एक ब्रिज के अंदर 4 पोर्ट्स हैं, तो अगर एट अ टाइम पोर्ट नंबर 1 3 से कम्युनिकेट कर रही है तो उस वक्त में 2 नंबर पोर्ट 4 से कम्युनिकेट कर सकती है। उसकी कुलियन डोमेन सेपरेट है, इसकी कुलियन डोमेन सेपरेट है। मतलब हब जो है अगर उसकी 24 पोर्ट्स हैं तो उसकी कुलियन डोमेन कितनी है? 1 है। और अगर 2 हब्स हैं और दोनों की 24 पोर्ट्स हैं तो तब भी कुलियन डोमेन कितनी है? 1 ही है। लेकिन ब्रिज के केस में अगर 2 पोर्ट्स हैं तो कुलियन डोमेन्स कितनी है? ओनली 1, ओनली 2, और सॉरी 2 है। 2 पोर्ट्स हैं तो कितनी कुलियन डोमेन है? 2 ही है। अच्छा, दूसरी एक तो है कुलियन डोमेन, एक होती है ब्रॉडकास्ट डोमेन। हब के केस में जितनी मर्जी पोर्ट्स हों तो कुलियन कितनी होगी? 1, क्योंकि एट अ टाइम सिर्फ 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। और ब्रॉडकास्ट डोमेन भी 1 है, क्योंकि जो भी डाटा आ रहा है वो सारा का सारा ब्रॉडकास्ट हो रहा है पूरी डोमेन के अंदर। अच्छा, स्विचेस के अंदर क्या हो रहा है कि जितनी पोर्ट्स हैं कुलियन डोमेन उतनी है, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन फिर यहां पे भी 1 ही है। अब ये बड़ी अहम बात है, ये मैं बताता हूं। अच्छा, अब ये जो ब्रिज था ना, ये बेसिकली ये आप समझें कि एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आया था जिसकी जो स्विचिंग कैपेसिटी थी वो हार्डवेयर बेस्ड नहीं थी। ये जो अब हम आ जाते स्विच, अब वो दौर आया कि ये जो हब्स जो हैं ये ऑब्सोलीट हो गई। अब आपको मार्केट में हब्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, अगर हैं तो वो कोई ओल्ड ऑब्सोलीट डिवाइसेस हैं। ठीक है, और मेरा ख्याल है कोई भी वाइस जो नेटवर्क जो है एक्सपर्ट है वो अपने इन बातों को सुनने के बाद अपने नेटवर्क के अंदर हब को नहीं यूज करे अनटिल अनलेस कि आपने घर में कोई छोटा सा नेटवर्क बनाया तो माइट भी आप यूज कर लें, लेकिन अभी मार्केट्स में हब्स अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, ये अलहदा बात है कि एक सेल्स पर्सन जो है वो उसको हब कह देता है अपनी लाइल्मी की वजह से, लेकिन वो हब नहीं है, वो स्विचेस हैं। ठीक है, या हब्स शायद अगर अवेलेबल होंगी तो वो छोटे से आपके एक नेटवर्क के लिए हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं स्विच की। स्विच जो होते हैं बेसिकली इनके अंदर हार्डवेयर लेवल पे स्विचिंग कैपेबिलिटी होती है, और जितनी स्विच की पोर्ट्स होती हैं उतनी इसकी कोलियन डोमेन है। मतलब ये है कि अगर स्विच की 24 पोर्ट्स हैं तो अगर पोर्ट नंबर 1 5 से कम्युनिकेट कर रही है तो उस वक्त में बाकी जो 22 पोर्ट्स हैं वो इससे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगी, वो आपस में किसी भी के साथ कम्युनिकेशन कर सकती हैं। तो इसका मतलब है कि कोलियन डोमेन इसकी जितनी पोर्ट्स हैं उतनी कोलियन डोमेन। अगर एक स्विच की 16 पोर्ट्स हैं तो उसकी कोलियन डोमेन्स कितनी है? 16 ही कोलियन डोमेन्स है। ठीक है, इसी तरह अगर 2 स्विच हैं, एक की 16 पोर्ट्स हैं एक के 24 हैं, तो एक की फिर 24 कोलियन डोमेन्स हैं और दूसरी की 16 है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर पोर्ट नंबर 1 पोर्ट नंबर 5 से कम्युनिकेट कर रही है और उसी वक्त में
पोर्ट नंबर 7 पे लगा हुआ कोई डिवाइस पोर्ट नंबर 1 से ही कम्युनिकेशन करना चाहती है, तो वो कम्युनिकेशन फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो कोलिजन हो जाएगी। ऐसा ही है ना, क्योंकि पोर्ट नंबर 1 ऑलरेडी पोर्ट नंबर एक डिवाइस से कम्युनिकेशन कर रही है, वो एट अ टाइम 2 डिवाइसेस से कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा वो होल्ड उसको करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आपके ज़हन में सवाल आ सकता है, सर ये बात तो गलत है, मैंने तो अपने कंप्यूटर में अक्सर ऐसा होता है कि मैंने 2 कंप्यूटर से डाटा कॉपी लगाया होता है, ये मैंने अपने कंप्यूटर पे स्काइप भी खोला होता है, ये होता है ना। ठीक है, तो वो टाइम शेयरिंग हो रही होती है। ठीक है, एट द सेम टाइम नहीं हो रहा था, टाइम शेयरिंग हो रही होती है। आपने ये फिनोमेना पढ़ा होगा, प्रोसेसर शेयरिंग, टाइम शेयरिंग और ये सारी चीजें। आप ठीक है जी। अच्छा अच्छा, स्विच जो होता है, स्विच, इसके अंदर एक टेबल बिल्डअप हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस टेबल, मैक टेबल, कैम टेबल भी कहते हैं, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है। अच्छा जी, स्विचेस जो होते हैं, ये जो डाटा फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, ये मैक एड्रेस की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। मतलब ये जो स्विच है ना, इसकी जितनी पोर्ट्स होंगी उन सब पोर्ट का एक एक मैक एड्रेस होगा। तो अगर ये स्विच की 24 पोर्ट्स हैं, तो इसके हर पोर्ट का अगर मैक एड्रेस हो तो टोटल 24 पोर्ट्स के 24 मैक एड्रेसेस होंगे। ऐसा ही होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये अपना मैक टेबल को बिल्ड अप कैसे करता है, अगर हम इस चीज को देखें, ये अपने मैक टेबल को इस तरह बिल्ड करता है कि जब हम इसके साथ कंप्यूटर को अटैच करते हैं, तो इसके साथ डिवाइसेस को अटैच कर देते हैं, तो सबसे पहले तो इसका मैक टेबल एम्प्टी होगा, इसको किसी कंप्यूटर का एड्रेस नहीं पता। फॉर एग्जांपल, अब जारी बात है, जब आपने ऑन किया तो आप इस पे फॉर एग्जांपल अपने कंप्यूटर पे गूगल खोलते हैं, या लेट्स से कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा कॉपी करना चाहते हैं, या वहां से कॉपी करके अपने कंप्यूटर पे लाना चाहते हैं, यही सिनेरियोज होते हैं ना। या आप अपने कंप्यूटर पे कोई इंटरनेट का ब्राउजर ओपन करते हैं, या ये होता है कि आपने अपने कंप्यूटर पे वो कैमरा जो है उसके सॉफ्टवेयर चला के उसको एक्सेस करना है। अच्छा, आप जो भी ऐसा काम करने लगते हैं, ये सारे काम क्या है, नेटवर्क से रिलेटेड है। नेटवर्क से रिलेटेड है कि नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ये बताते हैं, क्योंकि आप याद करें पिछले लेक्चर को, कि जब भी आप ऐसा करने लगते हैं तो आप क्या बताते हैं, आप पोर्ट नंबर बताते हैं, आप आईपी बताते हैं, आप मैक एड्रेस बताते हैं, सोर्स भी और डेस्टिनेशन भी। ऐसा ही होता है ना जी। अच्छा, अब जब आप मैक एड्रेसेस जो है, आपको अपना मैक एड्रेस तो पता है, लेकिन जो डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस नहीं पता, उसके लिए आप क्या करते हैं। अच्छा, लेट्स अज्यूम कि आपने मैनुअली अपने कंप्यूटर के अंदर डाल दिया है, तो फिर तो आरप यूज नहीं होगा, आप डायरेक्टली उसको डाटा सेंड कर देंगे। ऐसा ही है ना। लेकिन अगर आपको बेशक पता है, लेकिन जब आप डाटा सेंड करेंगे तो स्विच के पास जब पहुंचेगा, तो स्विच को तो नहीं पता कि वो कंप्यूटर किधर है, तो स्विच क्या करेगा, अब स्विच जो है वो आर्प जनरेट कर देगा, और फिर वो जो डिवाइस है अगर वो नेटवर्क में लगी होगी तो वो जवाब देगी कि मैं हूं, बाकी सब डिस्कार्ड कर देंगे। और जब स्विच को पता लग जाएगा कि वो डिवाइस फलां जगह पे है, तो स्विच अपने टेबल में सेव कर लेगा कि ये डाटा जिस कंप्यूटर की तरफ से आया था वो इस पोर्ट पे लगा हुआ है और उसका मैक ये है, और जिसको देना है वो फलां पोर्ट के साथ अटैच है और उसका मैक ये है। ठीक है जी। तो इस तरह उसने अपने टेबल में ये फिल कर लिया। अब ये फ्यूचर में उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, अब दोबारा उसको ब्रॉडकास्ट की जरूरत नहीं है। ये तो वो केस है कि जब कंप्यूटर को, लेट्स अज्यूम कर लो कि उसको मैक पता है, लेकिन अगर उसको नहीं पता, नॉर्मली तो पता नहीं होता, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो कंप्यूटर आर्प जनरेट करेगा, ब्रॉडकास्ट आर्प रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है जी। स्विच के पास जैसे ही वो आर्प रिक्वेस्ट पहुंचेगी, तो स्विच पहले नोट कर लेगा कि ये मेरी पोर्ट जिससे डाटा आया है, इस पे जो डिवाइस अटैच है उसका मैक एड्रेस ये है,
और बाकी सब पोर्ट्स पे क्या कर देगा, हब की तरह, बिल्कुल हब की तरह ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, एक से ज्यादा भी जनरेट हो सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल दो डिवाइसेस से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आपको दो मैक चाहिए ना, पहले आप एक के लिए आर्प जनरेट करेंगे, फिर आप दूसरे के लिए कर देंगे। ठीक है, ये बताएं ना कम्युनिकेशन कैसे करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्विच है और इसके साथ आपने दो कंप्यूटर लगा दिए, चलें 4 लगा दिए, लेट्स से कि यही 4 लगे हैं। अब आप क्या करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली बताएं। दूसरा चौथे से करे एट अ टाइम, बिल्कुल अलग अलग जनरेट होंगे, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि 1 को किसका मैक चाहिए, तीसरे का जो उसके पास नहीं है, और 2 को किसका चाहिए, चौथे का जो उसके पास नहीं है। और स्विच अभी अभी आपने अभी अटैच किया और स्विच के पास भी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अब क्या होगा कि ये जो कम्युनिकेशन हो रही होती है ना आर्क के जरिए, अच्छा फिर जब आर्क का जवाब मिल जाता है तो फिर कंप्यूटर जो है वो फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट नहीं करता। ये फर्क है हब और स्विच में, क्योंकि अब जब आर्क के जवाब आए हैं या आर्क की रिक्वेस्ट आई है तो स्विच ने इस दरमियान में अपना टेबल में ये सेव कर लिया है डाटा, और अब जब कंप्यूटर 1 3 को डाटा भेज रहा है तो वो अपना डाटा देगा किसको, स्विच को। दरमियान में पहुंचाना तो स्विच ने है, तो स्विच अब ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, अब वो डायरेक्ट वो जो 3 नंबर पोर्ट या 5 नंबर जिसको डाटा देना है उसी को देगा। ठीक है ना जी, ये फर्क है हब में, क्योंकि हब ने तो फिर बाद में फिर ब्रॉडकास्ट, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं सकता, उसके अंदर तो मैक एड्रेस टेबल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है जी, तो अब अगर दो स्विचेस होंगे तो फिर कुलियन डोमेन तो जितनी पोर्ट्स हैं उतनी है, लेकिन ब्रॉडकास्ट स्विचेस के केस में भी उसी तरह होती है जैसे हब के केस में होती है, कि अगर एक स्विच से ब्रॉडकास्ट जो है वो प्रोपेगेट होगी तो वो अगले स्विच पे भी होगी। तो स्विचेस के अंदर जब आर्प की ब्रॉडकास्ट होती है, डाटा के लिए ब्रॉडकास्ट नहीं होती, जो नॉर्मल डाटा जाता है ना, क्योंकि स्विच जो है वो अपना मैक टेबल बिल्ड कर लेता है। अच्छा, लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि स्विच अपना जो मैक टेबल बिल्ड करता है वो टेम्परेरी मैक टेबल होता है, वो परमानेंट नहीं होता। अब आपके जहनों में सवाल आएगा कि सर ये क्या बात हुई, इसका मतलब है कि अगर मैं स्विच को पावर ऑफ कर दूंगा जाते हुए तो सारा दोबारा से एम्प्टी हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो डीएचसीपी की बात है, इसकी तो बात ही नहीं। तो वो सारा मैक टेबल क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, फिर दोबारा इसको सारा क्या करना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नेटवर्क इंजीनियर होते, आपको स्विच बनाने का मौका दिया जाता, तो मेरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है, अगर तुम कहोगे परमानेंट रखने हैं, इधर से मैं ये स्विच उठाऊं और इधर उठा के साथ वाली लैब में ले जाऊं या घर ले जाऊं, फिर तो वो जो इधर वाली एंट्रीज हैं अगर वो परमानेंट हो जाए तो फिर तो स्विच कहीं और, फायदा नहीं है इसका। क्योंकि या चलो इधर से ना लेके जाऊं, अभी तुमने इसकी 1 नंबर पोर्ट में मेरा लैपटॉप लगाया था, अगले लम्हे तुमने अपना लगा लिया, तो ये तो चेंज हो गया, ये तो चेंज हो गया ना। तो इसलिए ये जो मैक टेबल होता है ये टेम्परेरी होता है, जैसे ही स्विच रीस्टार्ट होता है तो ये सारा क्या हो जाता है, फ्लश आउट हो जाता है। ठीक है जी, तो यही बात है कि स्विच जो है ये हमें ये हर रीबूट के बाद, रीस्टार्ट के बाद, जैसे कंप्यूटर की रैम में सारा चीजें, जब आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं तो जितने भी प्रोग्राम्स ओपन होते हैं वो सारे क्लोज हो जाते हैं। इसी तरह जैसे ही स्विच रीस्टार्ट होगा तो इसके अंदर जितना वो टेबल बना है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे तो वो फिर दोबारा नोट करता जाएगा अपने टेबल के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज उनको डालता जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे जैसे स्विच की मैक टेबल पॉपुलेट होता जाता है, उसमें एंट्रीज आती जाती हैं, उतनी ब्रॉडकास्ट कम होती जाती है, क्योंकि उसको पता लगता जाता है। ठीक है, अच्छा जी, तो
लेकिन ब्रॉडकास्ट जो है वो स्विचेस में भी ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ही होती है, क्योंकि एक स्विच से जो ब्रॉडकास्ट उठेगी वो तमाम बाकी स्विचेस के ऊपर भी जाएगी। कुलियन डोमेन का यहाँ पे फायदा मिल गया कि कुलियन का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब है कि जो स्विचिंग बेस्ड नेटवर्क होगा वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू द हब। और नॉर्मली क्या होता है कि इन पोर्ट्स की स्पीड होती है, क्योंकि ये नॉर्मली जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क का स्टैंडर्ड होता है उसको हम कहते हैं ईथरनेट। और सबसे पहले आपकी 10 Mbps स्पीड होती थी, 1 MB, फिर 10 MB, फिर अब फास्ट ईथरनेट के नाम से स्विचेस आते होते थे या आपके लैन कार्ड आते थे। फास्ट ईथरनेट का मतलब होता था 100 Mbps। क्या? 100 Mbps। ठीक है जी। अगर स्विच की 8 पोर्ट्स हैं और स्विच के ऊपर लिखा हुआ है फास्ट ईथरनेट, तो इसका मतलब है 8 की 8 पोर्ट्स की स्पीड सेपरेट 100 Mbps है। लेकिन अगर हब के ऊपर लिखा हुआ है ना फास्ट ईथरनेट, तो वो पूरी पोर्ट्स की स्पीड जो है वो 100 Mbps। क्यों? क्योंकि देखा, तुम्हें पता है कि हब के अंदर एट अ टाइम सिर्फ 2 पोर्ट्स कम्युनिकेशन कर रही होंगी, बाकी सब क्या कर रही होंगी? वेट कर रही होंगी। तो पूरी स्पीड वही है, लेकिन स्विच में हर पोर्ट की अपनी अपनी सेपरेट स्पीड है। आगे समझ? एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये होता है कि अब फास्ट ईथरनेट के बाद फिर कौन सी नेक्स्ट आपका वेरिएंट आया? गीगाबिट ईथरनेट। आजकल के ये जो कंप्यूटर हैं इनके अंदर जो कार्ड होते हैं, लैन कार्ड, उनको क्या कहते हैं? गीगाबिट नेटवर्क कार्ड। तो ये जो सामने स्विच है, आपने लेक्चर खत्म होने के बाद इसमें पढ़ना है, इसमें लिखा हुआ है गीगाबिट स्विच। अब देखें, एक लेमैन शॉप पे जाता है, उसको 2 स्विच दिखाए जाते हैं, उसको कहा जाता है कि ये 3000 रुपए का है और ये मतलब ये 8000 का है और ये 800 का है। वो कहता है तो दोनों स्विच, दोनों में ही 8 पोर्ट्स हैं, ये क्या बात हुई, ये इतना महंगा क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? वो फास्ट ईथरनेट है और वो गीगाबिट ईथरनेट। एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ आपको। तो स्विचेस जो होते हैं वो अपनी फंक्शनैलिटी वाइज कॉस्टली होते जाते हैं, ठीक है, जो मार्केट से आप स्विचेस लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा फिर उसके बाद हम ये बात करते हैं कि स्विचेस जो होते हैं, अच्छा जो स्पीड होती है ना नेटवर्क की, वो डिफरेंट एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है। अब मिसाल के तौर पे आप कहें जी कि मैंने घर के अंदर एक नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग का मकसद ये है कि मैंने अपने एक घर से दूसरे घर में क्या करना है? डाटा पहुंचाना है। सही है। अब आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है वो कितने एमबीपीएस का होता है? हाँ जी, 2 MB, 4 MB, या चलें जी 16 MB, इतना ही होता है। चलें जी किसी का 50 MB लगा होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होता। 50 MB भी रेयर वाली बात है, घर में इतना आपका नहीं होता। तो आपको जरूरत है गीगाबिट वाला परचेज करने की? शौक की तो कोई बात नहीं है, लेकिन पैसे लगेंगे ना, ऐसे ही है ना। नीड नहीं है आपकी, तो आपके लिए फास्ट इंटरनेट ठीक है। सही है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपने घर में एक ट्यूशन एकेडमी बनाई, आपने वहां पे 5 कंप्यूटर प्लेस किए, आप उनकी नेटवर्किंग करना चाहते हो कि कभी उनमें से डाटा इधर से उधर शेयर कर दिया, ये वो सारा कुछ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सोचना है कि ये जो आपका कंप्यूटर है उसके अंदर जो नेटवर्क कार्ड है वो फास्ट ईथरनेट है या गीगाबिट है? अगर आप बाजार में जाओ तो फास्ट ईथरनेट कार्ड आपको 50 या 100 रुपए में मिल जाएगा। अब तो शायद उन्होंने फेंके होते हैं, कहेंगे फ्री ले जाओ। ये फ्री तो नहीं आजकल देंगे, चलें 50, 100, 200 रुपए में दे देंगे। लेकिन अगर आप गीगाबिट नेटवर्क कार्ड मांगोगे तो वो शायद आपको 700-800 में मिलेगा या 1000 में मिलेगा। समझ आ गई बात? तो अब
अब लेट्स अज्यूम कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनमें लगा हुआ है फास्ट ईथरनेट कार्ड और आप स्विच ले आए हो गीगाबिट वाला, कोई फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। क्योंकि कंप्यूटर ने तो फास्ट ईथरनेट पे कम्युनिकेशन करनी है। अच्छा लेट्स अज्यूम कि कंप्यूटर्स के अंदर गीगाबिट ईथरनेट कार्ड लगे हुए हैं। आजकल के जितने भी लेटेस्ट लैपटॉप कंप्यूटर सब आ रहे हैं पिछले 5 7 8 10 साल से, उनमें गीगाबिट ही, ठीक है जी। लेकिन पुराने भी तुम्हें मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। जाओ देखो फास्ट इथरनेट वाले भी तुम्हें मिल जाएंगे। फास्ट इथरनेट में लिखा, ये देखो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं हम लोग।